चलिए आज इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे सफर पे जो करीब 1000 साल लंबा है। ये वो दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी रूह भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ जंग और बादशाहत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कला की, संस्कृति की और एक मिली जुली पहचान के जन्म की। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ये जो 1000 साल का सफर है, ये दिखता कैसा है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 8वीं सदी में एक शुरुआती दौर से। फिर 1206 में एक बड़ा मोड़ आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। 1526 में मुगल साम्राज्य के आने से ये अपने शिखर पर पहुंचता है और फिर धीरे धीरे 1857 में इसका अंत हो जाता है। ये टाइमलाइन समझिए कि हमारे सफर का एक रोड मैप है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी शुरू होती है सिंध के तटों से। यहीं पर वो पहली नींव रखी गई जिसने आने वाली सदियों की कहानी तय कर दी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सब कुछ शुरू हुआ साल 711 में। एक बहुत ही नौजवान अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध पहुंचा और उसने वहां जीत हासिल की। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि असल में ये भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की पहली औपचारिक एंट्री थी। इसके करीब 300 साल बाद 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमलों ने उत्तर भारत में हलचल मचा दी। अब उसका इरादा यहां पर कोई सल्तनत बनाने का नहीं था। वो आता था, हमले करता था और यहां की दौलत लूटकर वापस चला जाता था। लेकिन उसके इन हमलों ने यहां की ताकतों को काफी कमजोर कर दिया था। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट आया 1192 में, तराइन की दूसरी लड़ाई। एक तरफ थे मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। इस लड़ाई में गोरी की जीत ने सब कुछ बदल दिया। इसी जीत ने उत्तर भारत में एक स्थायी तुर्क शासन की नींव रखी और यहीं से दिल्ली सल्तनत का रास्ता साफ हो गया। और अब हम आते हैं कहानी के एक बहुत बड़े और बहुत ही अहम पड़ाव पर, दिल्ली सल्तनत का दौर। यह पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने लगभग 320 सालों तक दिल्ली को अपना सेंटर बनाकर पूरे उत्तर भारत पर राज किया और इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का मतलब कोई एक राजा या एक परिवार नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो 5 अलग अलग वंशों का एक सिलसिला था जो एक के बाद एक आए। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। हर वंश की अपनी अलग कहानी थी, अपनी अलग विरासत। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सल्तनत अपने चरम पर थी। उसकी सीमाएं दक्षिण भारत तक पहुंच गई थीं। लेकिन फिर 1398 में तैमूर का हमला हुआ। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह एक ऐसा तूफान था जिसने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। इस हमले के बाद दिल्ली सल्तनत फिर कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई और धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। दिल्ली सल्तनत तो अब ढलान पर थी और इसी खालीपन को भरने के लिए मध्य एशिया से एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी ताकत का उदय हो रहा था। ये थे मुगल। बाबर के आने से भारतीय इतिहास में एक ऐसे नए युग की शुरुआत हुई जो आगे चलकर कला और संस्कृति का सुनहरा दौर कहलाया। साल था 1526, मैदान था पानीपत का। एक तरफ दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर की एक छोटी सी लेकिन बहुत अनुशासित सेना। बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी, तोपें, और इसी के दम पर बाबर ने यह लड़ाई जीत ली। इस एक जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन मुगल साम्राज्य की असली पहचान बनाई बाबर के पोते अकबर ने। अकबर ने सिर्फ लड़ाइयां जीतकर अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने एक बहुत ही अलग सोच अपनाई। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे एक ऐसे मल्टीकल्चरल साम्राज्य का जन्म हुआ जहां हर धर्म के लोग साथ रह सकते थे। यहां तक कि उसने दीन इलाही जैसा एक नया विचार भी पेश किया जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ लाने की एक कोशिश थी। अकबर ने जो नींव रखी थी उस पर एक शानदार इमारत खड़ी हुई। मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। ये वो दौर था जब इसकी शान शौकत की चर्चा पूरी दुनिया में थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शिखर के बाद ढलान भी आती है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब, ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। चाहे वो कला हो, आर्किटेक्चर हो या फिर सैन्य ताकत, हर मामले में इसका डंका पूरी दुनिया में बजता था। इसे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है। लेकिन औरंगजेब के बाद चीजें बदलने लगी। उसकी कुछ सख्त नीतियों और लगातार चली लंबी लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा
और मुगल सम्राट सिर्फ नाम के शासक रह गए। और आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया और इस तरह इस शानदार साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो 1000 साल बीत गए, सल्तनतें आईं और चली गईं, साम्राज्य बने और बिखर गए। तो सवाल यह है कि बचा क्या? इसकी विरासत क्या है? क्या सिर्फ कुछ इमारतें और लड़ाइयों की कहानियां? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी और सबसे जिंदा विरासत है एक मिली-जुली संस्कृति जिसे हम आज भी अपने आसपास महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दो नदियां आकर एक जगह मिल जाती हैं। देखिए, संगीत में फारसी और तुर्क धुनें जब भारत की भक्ति परंपरा से मिली तो कव्वाली जैसी एक नई चीज पैदा हुई। भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जब यहाँ की स्थानीय बोलियों में घुले मिले तो हिंदुस्तानी जैसी जबान बनी। और आर्किटेक्चर में जब बाहर से आए गुंबद और मेहराब का संगम यहाँ की जाली और छज्जे के साथ हुआ तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक खूबसूरत शैली ने जन्म लिया। इस दौर की कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आज भी हमारी आंखों के सामने हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें उसी दौर की देन है। आज हम जो हिंदी, पंजाबी या बंगाली बोलते हैं उसमें हजारों शब्द फारसी और अरबी से आए हैं। और तो और उसी दौर में भक्ति और सूफी आंदोलनों के मेलजोल से सिख धर्म जैसे नए विचारों का भी उदय हुआ। और हाँ, इसका एक राजनीतिक असर भी हुआ। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो एक पावर वैक्यूम बन गया। इस खाली जगह को भरने के लिए मराठा, सिख और निजाम जैसी कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। लेकिन इनकी आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और आखिरकार पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो एक तरह से एक साम्राज्य का अंत दूसरे के आने की वजह बन। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये 1000 साल का इतिहास सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है, हमारे खाने में, हमारी भाषा में, हमारे संगीत में और हमारी पहचान में। अगली बार जब कोई बिरयानी खाए, कोई गजल सुने या ताजमहल को देखे तो याद रखिएगा कि वो उसी 1000 साल की विरासत का एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विरासत का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।